स्वागत है आपका ज्ञानोदय पॉडकास्ट में। आज हम फिलिपा पेरी की किताब द बुक यू विश योर पेरेंट्स हैड रेड एंड योर चिल्ड्रन विल बी ग्लैड दैट यू डिड के कुछ बेहद ज़रूरी और सोचने पर मजबूर करने वाले विचारों पर एक गहरी नज़र डालेंगे। ये किताब पेरेंटिंग को देखने का नज़रिया वाकई बदल सकती है। मतलब ये बच्चों को कंट्रोल करने या नियंत्रित करने के तरीके बताने के बजाय खुद को यानी माता पिता को समझने पर ज़्यादा जोर देती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जिस तरह किसी व्यक्ति का अपना पालन पोषण हुआ है, अक्सर वही उसके अपने बच्चों के पालन पोषण का एक अनकहा खाका सा बन जाता है। हाँ, ये एक बुनियादी बात है। बिल्कुल। किताब का सार अगर एक लाइन में कहें तो सब कुछ हमेशा सही करने की कोशिश नहीं करनी है। जरूरी है वास्तविक होना, गलती होने पर उसे सुधारना और सबसे बढ़कर भावनात्मक रूप से जुड़े रहना। फिलिपा पेरी जो खुद एक अनुभवी साइकोथेरेपिस्ट है, मतलब मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर काम करती हैं, उनका पूरा ध्यान भावनात्मक जुड़ाव, सहानुभूति और आत्म जागरूकता पर है। उनका मानना है कि पेरेंटिंग की किसी भी तकनीक से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है बच्चों के साथ बना रिश्ता। ठीक है, तो चलिए इस रिश्ते और जुड़ाव की परतें खोलते हैं। किताब का पहला कदम ही काफी गहरा है, अपने खुद के बचपन को देखना। फिलिपा एक सीधा सवाल सामने रखती हैं, जब कोई व्यक्ति बच्चा था तो उसका अनुभव कैसा था? ये ऐसा सवाल है जिस पर शायद बहुत से लोग रुककर सोचते भी नहीं। सही बात है, लेकिन बचपन के अनुभव अच्छे और बुरे दोनों इस बात पर गहरी छाप छोड़ते हैं कि लोग अपने बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी के माता पिता मान लीजिए भावनात्मक रूप से दूरी बनाए रखते थे, तो हो सकता है उसे बड़े होकर स्नेह जताने में थोड़ी मुश्किल हो। हाँ हाँ। या अगर वे बहुत ज्यादा नियंत्रण रखते थे, तो व्यक्ति या तो वैसा ही बन सकता है या फिर एकदम उलट, शायद जरूरत से ज्यादा ढील देने वाला। तो यहाँ विचार ये है कि उस बच्चे को समझे बिना जो कोई व्यक्ति कभी था, अपने बच्चे का पालन पोषण पूरी जागरूकता से करना मुश्किल है। किताब का सुझाव है कि अतीत में देखें, लेकिन दोष देने के लिए नहीं, बल्कि जिज्ञासा के साथ। यह समझना कि क्या हुआ था और उसका असर क्या हुआ। बिल्कुल। कुछ सवाल जो पूछे जा सकते हैं, बचपन में ऐसी कौन सी चीज थी जिसकी जरूरत महसूस हुई पर मिली नहीं? जब दुख या गुस्सा आता था तो माता पिता की प्रतिक्रिया कैसी होती थी? क्या कभी ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने सच में सुना और समझा? यह प्रक्रिया आप देखेंगी आत्मकरुणा को जन्म दे सकती है। यह समझना कि शायद माता पिता ने उस समय जो वे जानते थे उसके हिसाब से बेहतर करने की कोशिश की, लेकिन अब अगली पीढ़ी के पास अलग और बेहतर करने का मौका है। इसका मकसद माता पिता को दोषी ठहराना कतई नहीं, बल्कि उन पुराने पैटर्न या रिवाजों को तोड़ना है जो अब किसी व्यक्ति या उसके परिवार के लिए मददगार नहीं रहे। ये पैटर्न तोड़ना, ये अहम है। अब आगे बढ़ते हैं। फिलिपा पेरी कहती है कि भावनात्मक जुड़ाव ही पेरेंटिंग की असली नींव है। एक बच्चा जो जुड़ाव महसूस करता है, वो गलतियां करने पर भी खुद को प्यार के काबिल समझता है। सही। वहीं एक बच्चा जो कटा हुआ महसूस करता है, वो एक प्यार भरे घर में भी अकेला, अनदेखा और गलत समझावा महसूस कर सकता है। और यहाँ एक दिलचस्प बात सामने आती है कि बच्चों का व्यवहार, चाहे वो कैसा भी लगे, असल में हमेशा कुछ कहने का एक तरीका होता है। बिल्कुल। जब कोई बच्चा ऐसा व्यवहार करता है जिसे हम बुरा कह देते हैं, तो वो शायद शरारती होने की कोशिश नहीं कर रहा होता, बल्कि वो अपनी कोई अधूरी जरूरत या परेशानी जता रहा होता है। जैसे एक बच्चा जो दूसरे बच्चे को धक्का देता है, वो शायद शब्दों के बिना कह रहा हो, मुझे डर लग रहा है, या मुझे अनदेखा महसूस हो रहा है, या मुझे मदद चाहिए। सिर्फ व्यवहार पर प्रतिक्रिया करने के बजाय सतह के नीचे क्या चल रहा है, ये देखने की जरूरत है। लेकिन ये व्यवहारिक रूप से कठिन हो सकता है। मतलब जब बच्चा गुस्से में चिल्ला रहा हो या जमीन पर लौट रहा हो, उस वक्त शांत रहकर उसकी जरूरत समझना आसान नहीं होता। किताब इसमें कैसे मदद करती है? हाँ, ये चुनौती तो वास्तविक है। पेरी का जोर सिर्फ बच्चे के व्यवहार के पीछे की जरूरत समझने पर ही नहीं, बल्कि उस क्षण में माता पिता की अपनी प्रतिक्रिया को समझने पर भी है। क्या वे खुद भावनाओं के ज्वार में बह जाते हैं? किताब का तर्क है कि पहले खुद को थोड़ा शांत करना, अपनी भावनाओं को संभालना जरूरी है। अच्छा। तभी बच्चे की जरूरत को सहानुभूति से देखा जा सकता है। बच्चों को हमेशा किसी समाधान की जरूरत नहीं होती। उन्हें अक्सर बस ये महसूस करने की जरूरत होती है कि कोई उनकी भावनाओं को समझ रहा है। यानी सिर्फ ये कहना, मैं देख सकती हूँ कि तुम इस बात से सचमुच परेशान हो, बच्चे को सुरक्षित और समझा हुआ महसूस करा सकता है। ये भावनात्मक सुरक्षा बनाता है जो स्वस्थ विकास के लिए जमीन तैयार करती है। और भावनाएं,
किताब कहती है कि वे समस्याएं नहीं हैं, वो महत्वपूर्ण संकेत हैं। संकेत? हाँ, संकेत। लेकिन कई लोग ऐसे माहौल में पले बड़े होते हैं जहां भावनाओं को या तो नजरअंदाज किया जाता था, या दबा दिया जाता था, या गलत ठहराया जाता था। रोना बंद करो। हाँ, ये सुना है। गुस्सा करना अच्छी बात नहीं, इसमें डरने जैसा कुछ नहीं है। ऐसी बातें बच्चे को सिखाती हैं कि कुछ भावनाएं महसूस करना गलत या खतरनाक है। जिसका नतीजा ये होता है कि वयस्क होने पर बहुत से लोग अपनी ही भावनाओं से असहज महसूस करते हैं। उदासी को शायद छुपाना पड़ता है, गुस्सा अचानक फट पड़ता है, या भावनाएं दिखाने पर शर्मिंदगी महसूस होती है। और यहाँ बात आकर्षक हो जाती है। पेरी माता पिता को पहले अपनी भावनाओं को समझने और स्वीकार करने के लिए कहती हैं, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अपनी भावनाओं जैसे गुस्सा, डर या उदासी को संभाल नहीं सकता, तो वो अनजाने में अपने बच्चे की उन्हीं भावनाओं को अस्वीकार कर देगा। अच्छा। अगर बच्चा गुस्से में है और माता पिता खुद गुस्से से असहज हैं, तो वो शायद उसे डांटेंगे या चुप करा देंगे। लेकिन अगर वे अपने गुस्से को समझते हैं, तो वो शांत रहकर बच्चे को उसके गुस्से से निपटना सिखा सकते हैं। जैसा पेरी लिखती हैं, भावनाएं लहरों की तरह हैं। वे उठती हैं, चरम पर पहुंचती हैं और गुजर जाती हैं। हमारा काम उन्हें रोकना नहीं है, बल्कि जागरूकता के साथ उन पर सवारी करना सीखना है। वाह, ये बात तो बहुत गहरी है। जागरूकता के साथ सवारी करना। और ये किताब का शायद सबसे राहत देने वाला हिस्सा है, सुधार की अवधारणा। पेरी कहती हैं, कोई भी परफेक्ट पेरेंट नहीं होता। जो चीज मायने रखती है वह है सुधार, यानी रिश्ते को ठीक करना। आपा खोना, ऐसी बातें कह देना जिनका बाद में पछतावा हो, ये सब पेरेंटिंग का हिस्सा है। बिल्कुल। लेकिन ये बच्चे को भावनात्मक रूप से तब तक नुकसान नहीं पहुंचाता जब तक माता पिता सुधार करते हैं। सुधार का मतलब है अपनी गलती मानना और भावनात्मक रूप से फिर से जुड़ना। उदाहरण के लिए ये कहना, मैंने पहले तुम पर गुस्सा किया था और मैं देख सकता हूं कि इससे तुम डर गए। मैं उस वक्त खुद परेशान था, पर मुझे उस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। मुझे खेद है। ये कमजोरी की निशानी नहीं है ना, बल्कि इंसान होने की निशानी है। और ये बच्चों को एक बहुत ज़रूरी सबक सिखाता है कि रिश्ते गलतियों के बावजूद टिक सकते हैं और प्यार में जिम्मेदारी लेना शामिल है। सही कहा। जब सुधार होता है तो बच्चा कई बातें सीखता है कि झगड़े या मनमुटाव हमेशा के लिए नहीं होते हैं। वह फिर से भावनात्मक रूप से सुरक्षित महसूस करता है। वह माफी मांगना और जिम्मेदारी लेना सीखता है। इसके विपरीत जब माता पिता कभी अपनी गलती मानकर रिश्ते को ठीक नहीं करते हैं, तो बच्चे सीखते हैं कि प्यार और सुरक्षा कभी भी छिन सकती है और गलतियां शर्मनाक होती हैं जिन्हें छुपाना चाहिए। पेरी इसे भावनात्मक गोंद कहती हैं, जो परिवारों को मुश्किल समय में भी जोड़े रखता है। भावनात्मक गोंद, ये परफेक्शन से ज्यादा शक्तिशाली है। बिल्कुल। आप बात करते हैं परफेक्ट बच्चे के मिथक की। कई माता पिता के मन में चुपचाप एक उम्मीद पलती रहती है, मेरा बच्चा अच्छा, शांत, होशियार, कहना मानने वाला होना चाहिए। लेकिन पेरी कहती हैं कि यह उम्मीद एक जाल है, क्योंकि यह बच्चे की असलियत के बारे में कम और माता पिता की अपनी ज़रूरतों या अपेक्षाओं के बारे में ज़्यादा है। जब बच्चों से परफेक्ट होने की उम्मीद की जाती है, तो अनजाने में उन्हें समझने के बजाय नियंत्रित करने की कोशिश शुरू हो जाती है। हाँ, और सच्चाई है कि बच्चे का मुश्किल व्यवहार अक्सर किसी विफलता का नहीं, बल्कि किसी अंदरूनी स्थिति का संकेत होता है। हो सकता है वे थके हों, चिंतित हों, बहुत ज़्यादा उत्तेजित हों, या बस अपनी सीमाएं आजमा रहे हों, जो विकास का सामान्य हिस्सा है। फिलिप्पा माता पिता को प्रोत्साहित करती हैं कि वे बच्चे को वैसे देखें जैसे वो हैं, न कि जैसा उन्हें होना चाहिए। वे लिखती हैं, हमारा काम अपने बच्चों को अपनी छवि में ढालना नहीं है, बल्कि उन्हें वो बनने में मदद करना है जो वो पहले से हैं। मतलब बच्चे के स्वभाव को स्वीकार करना। हाँ, बिल्कुल। चाहे वे शर्मीले हों या ऊंची आवाज वाले, संवेदनशील हों या जिद्दी, और फिर सहानुभूति के साथ उनका मार्गदर्शन करना। और संवाद, ये भी बहुत जरूरी है। बच्चों से जिस तरह बात की जाती है वो धीरे धीरे उनकी अपनी अंदरूनी आवाज बन जाती है। लगातार आलोचना से मन में एक कठोर आलोचक बैठ जाता है। वहीं प्रोत्साहन और ध्यान से सुनने से आत्मविश्वास बढ़ता है। पेरी संवाद के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत बताती हैं। पहला, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, हाँ। सही साबित करने के लिए नहीं, बल्कि समझने के लिए सुने। तुरंत सलाह या समाधान देने से पहले ये दिखाएं कि सामने वाले की भावना समझ आ रही है। हाँ, सुनना समझने के लिए। दूसरा, हाँ। बच्चों पर लेबल लगाने से बचें। आलसी, शरारती, ड्रामा क्वीन जैसे शब्द उनकी आत्म छवि को सीमित कर देते हैं। तीसरा, दोष देने वाले वाक्यों तुम हमेशा के बजाय मैं वाले वाक्यों का उपयोग करें। हाँ। तुम कितने गंदे हो कहने के बजाय हाँ। कहें, जब कमरा बिखरा होता है तो मुझे थोड़ा तनाव महसूस होता है।
क्या हम मिलकर इसे ठीक कर सकते हैं? हाँ, ये फर्क डालता है। और चौथा, चौथा? निर्णयात्मक होने के बजाय जिज्ञासु बने रहें। अगर कोई बच्चा झूठ बोलता है तो सिर्फ सजा देने के बजाय ये पूछना कि उसे सच बोलने में डर क्यों लगा, ज्यादा मददगार हो सकता है। अच्छा, इसका एक उदाहरण? जैसे बच्चा कहता है मुझे स्कूल से नफरत है। माता पिता का जवाब हो सकता है, ओह ये सुनने में मुश्किल लग रहा है, ऐसा क्या हो रहा है जो तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा? इससे बात आगे बढ़ सकती है। हाँ, ये सरल प्रतिक्रिया अक्सर विश्वास और ईमानदारी का दरवाजा खोल देती है। अब सहानुभूति का मतलब ये नहीं कि हर चीज के लिए हाँ कह दिया जाए। बच्चों को सीमाओं और संरचना की भी उतनी ही जरूरत होती है, क्योंकि इससे उन्हें सुरक्षा महसूस होती है। पेरी समझाती हैं कि सीमाओं और सहानुभूति विरोधी नहीं हैं, वे साथी हैं। साथी? ये कैसे? ऐसे कि सहानुभूति के बिना सीमाएं सिर्फ नियंत्रण बनकर रह जाती हैं, और सीमाओं के बिना सहानुभूति अराजकता पैदा कर सकती है। दोनों मिलकर संतुलन बनाते हैं। अच्छा, तो सीमाएं जरूरी हैं, लेकिन सहानुभूति के साथ सजा देने के बजाय सीमाओं को समझाने की कोशिश करें। उदाहरण के लिए, मुझे पता है तुम और खेलना चाहते हो, लेकिन अब सोने का समय है क्योंकि शरीर को आराम चाहिए। तुम सुबह उठकर फिर से खेल सकते हो। इससे बच्चा सीखता है कि नियम मनमाने ढंग से नहीं थोपे गए हैं, वे देखभाल और व्यवस्था के लिए हैं। बिल्कुल। जब सीमाएं लगातार और दयालु तरीके से लागू की जाती हैं, तो बच्चे धीरे धीरे डर से नहीं बल्कि समझ से आत्मानुशासन सीखते हैं। यहाँ अनुशासन और सजा के बीच का बारीक फर्क समझना बहुत जरूरी है। अक्सर माता पिता अनुशासन का मतलब सजा देना समझ लेते हैं। हाँ, ये आम धारणा है। लेकिन पेरी याद दिलाती हैं कि अनुशासन शब्द की जड़ डिसाइपल, शिष्य में है, जिसका अर्थ है सिखाना या मार्गदर्शन करना। सजा डर और दूरी पैदा करती है, अनुशासन समझ और सीखने का माहौल बनाता है। सजा शायद कुछ समय के लिए बुरे व्यवहार को रोक दे, लेकिन उसके पीछे के कारण को नहीं बदलती। तो सजा पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय पेरी का सुझाव है कि पहले जुड़ाव बनाएं, फिर सुधार करें। उदाहरण के लिए, ये चिल्लाने के बजाय तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की, ये कहने की कोशिश करें, मैं देख सकता हूं कि तुम मुझे सच बताने से शायद डर रहे थे। क्या तुम बताना चाहोगे कि क्या बात है? ये तरीका डर के बजाय ईमानदारी और सुरक्षा को बढ़ावा देता है। अनुशासन का मतलब शर्मिंदा करना नहीं, बल्कि जिम्मेदारी सिखाना है। जैसे, ओह देखो जूस गिर गया, चलो हम इसे साथ मिलकर साफ करते हैं। ये ज्यादा सकारात्मक तरीका है। और ये सब हमें कहाँ ले जाता है? अक्सर बच्चों के साथ होने वाला हर संघर्ष माता पिता के अपने अंदर किसी अनसुलझे मुद्दे को प्रतिबिंबित करता है। अच्छा, कैसे? जैसे, अगर बच्चे का रोना धोना किसी को बहुत ज्यादा परेशान करता है, तो शायद उसे अपने बचपन में अपनी जरूरतें व्यक्त करने की आजादी नहीं मिली थी। अगर बच्चे की बढ़ती आजादी डराती है, तो शायद माता पिता की अपनी पहचान को बचपन में समर्थन नहीं मिला था। फिलिपा बच्चों को आईना कहती हैं, जो हमारे उन हिस्सों को दिखाता है जिन्हें हमने अभी तक ठीक नहीं किया है। अरे, ये तो बड़ी बात है। ज्ञानोदय पॉडकास्ट पर हम अक्सर आत्मचिंतन के महत्व पर जोर देते हैं, और पेरेंटिंग इसका एक शक्तिशाली जरिया बन सकता है। सही बात है। अब पेरेंटिंग में अपराध बोध महसूस करना बहुत आम बात है। हाँ, ये तो होता ही है। लेकिन ये साबित नहीं करता कि कोई बुरा माता पिता है, बल्कि ये दिखाता है कि उसे परवाह है। हर माता पिता गलतियां करते हैं, धैर्य खो देते हैं, कुछ ऐसा कह देते हैं जो नहीं कहना चाहिए था, या गलत निर्णय ले लेते हैं। लेकिन अपराध बोध तभी उपयोगी है जब वो खुद को कोसने के बजाय सीखने और बेहतर करने की प्रेरणा बने। जैसा पेरी कहती हैं, पेरेंटिंग सब कुछ सही करने के बारे में नहीं है, ये तब सुधार करने और सीखने के बारे में है जब आप सही नहीं करते। और गुस्से का क्या? गुस्सा अपने आप में बुरा नहीं है, ये एक महत्वपूर्ण जानकारी देता है। ये बताता है कि शायद कोई सीमा लांघी गई है या कोई जरूरत पूरी नहीं हुई है। लेकिन जब गुस्सा चिल्लाकर या सजा देकर व्यक्त किया जाता है, तो बच्चे सीमाओं के बारे में नहीं सीखते, वे डरना सीखते हैं। अपने गुस्से के स्रोत को समझना जरूरी है। क्या बचपन के घर में गुस्सा जाहिर करना सुरक्षित था? अगर बच्चे का गुस्सा माता पिता को बहुत ज्यादा ट्रिगर करता है, तो हो सकता है कि बचपन में उनके अपने गुस्से को स्वीकार नहीं किया गया था। तो बच्चों को क्या सिखाना चाहिए? बच्चों को यह सिखाना जरूरी है कि गुस्सा महसूस करना ठीक है, लेकिन गुस्से में दूसरों को चोट पहुंचाना ठीक नहीं है। कहा जा सकता है, गुस्सा आना ठीक है, लेकिन मारना या चिल्लाना ठीक नहीं है। चलो अपनी बात कहने का कोई और तरीका ढूंढते हैं। भावनाओं को नाम देना, मैं देख सकता हूं कि तुम बहुत गुस्से में हो क्योंकि तुम्हें वो खिलौना चाहिए था, अक्सर उनकी तीव्रता कम करता है और बच्चों में भावनात्मक समझ विकसित करता है। ये बहुत प्रैक्टिकल सलाह है। और सहपालन, को पेरेंटिंग, इस बारे में किताब क्या कहती है?
ये भी महत्वपूर्ण है। बेहद महत्वपूर्ण। बच्चे सिर्फ इस बात से नहीं सीखते कि उनसे क्या कहा जाता है, वे ये देखकर ज्यादा सीखते हैं कि उनके माता पिता एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। अगर माता पिता सम्मान से बात करते हैं, असहमति होने पर भी सहानुभूति से हल निकालते हैं और एक दूसरे का समर्थन करते हैं, तो ये बच्चे के लिए रिश्तों का एक स्वस्थ भावनात्मक खाका तैयार करता है। लेकिन असहमति तो होती ही है। हाँ, असहमति होना स्वाभाविक है, लेकिन पेरेंटिंग के बड़े फैसलों पर बच्चों के सामने बहस करने से बचना चाहिए। बेहतर है निजी तौर पर चर्चा करें और फिर एक संयुक्त रुख अपनाएं। साथ ही घर के कामों और भावनात्मक देखभाल का बोझ साझा करना भी महत्वपूर्ण है। बच्चे तब सबसे अच्छे से विकसित होते हैं जब वे दोनों माता पिता को भावनात्मक रूप से उपलब्ध पाते हैं। सही कहा। अब बात करते हैं किशोरावस्था की। ये अक्सर माता पिता के लिए एक चुनौतीपूर्ण दौर होता है। जो बच्चा कभी खुलकर बात करता था, वो अचानक दूर, मूडी या विद्रोही लग सकता है। हाँ, यह आम अनुभव है। लेकिन पेरिया दिलाती हैं, ये व्यक्तिगत अस्वीकार नहीं है, ये अलगाव सेपरेशन है, जो पहचान बनाने और वयस्क होने की प्रक्रिया का एक स्वाभाविक हिस्सा है। किशोर अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। उन्हें स्वतंत्रता चाहिए, लेकिन उन्हें अभी भी माता पिता के भावनात्मक सहारे की जरूरत होती है। तो फिर क्या करें? उन्हें नियंत्रित तो नहीं कर सकते। नहीं, किसी किशोर को नियंत्रित करने की कोशिश अक्सर विफल रहती है, लेकिन सम्मान और लगातार जुड़ाव बनाए रखकर उन्हें प्रभावित किया जा सकता है। तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहता हूं वाला रवैया शायद काम ना करे। इसके बजाय ये कहना, चलो इस बारे में बात करते हैं कि तुम्हें क्या सही लगता है और क्यों, विश्वास दिखाता है। हाँ, और विश्वास अक्सर जिम्मेदारी को बढ़ावा देता है। जब वे दूरी बनाते दिखें तो शांत रहने की कोशिश करें, उन्हें थोड़ी जगह दें, लेकिन भावनात्मक रूप से उपलब्ध रहें। कहें, मैं समझता हूं तुम्हें अभी अकेले रहना है, जब भी तुम बात करना चाहो मैं यहीं हूं। कुंजी है नियंत्रण के बिना जुड़ाव। नियंत्रण के बिना जुड़ाव। और पेरेंटिंग सिर्फ मुश्किल भावनाओं को संभालने के बारे में तो नहीं है, खुशी और हल्के फुल्के पल बनाने के बारे में भी है। बिल्कुल। फिलिपा पेरी लिखती हैं कि खेल और मजाक लंबे चौड़े भाषणों की तुलना में कहीं ज्यादा तेजी से रिश्ते बनाते हैं। हंसी एक तरह का भावनात्मक ईंधन है। जब माता पिता बच्चों के साथ खेलते हैं, हंसते हैं या बस साथ में कुछ मजेदार करते हैं, तो वो ऐसी साझा यादें बनाते हैं जो मुश्किल समय में भावनात्मक लंगर का काम करती हैं। अच्छा लगा ये सुन के। खेल और मजाक भी जरूरी है। बहुत जरूरी। और अंततः ये सब पीढ़ीगत पैटर्न तोड़ने से जुड़ा है। वो पैटर्न वाली बात फिर से। हाँ, क्योंकि पारिवारिक भावनात्मक पैटर्न तब तक दोहराए जाते हैं जब तक कोई उन्हें होशपूर्वक तोड़ने का फैसला नहीं करता। अगर किसी के माता पिता भावनाओं से बचते थे, तो हो सकता है वो व्यक्ति भी अनजाने में वैसा ही करता हो, जब तक कि वो इस पैटर्न के प्रति जागरूक ना हो जाए। जब कोई स्वचालित प्रतिक्रिया, ऑटोमेटिक रिएक्शन देने के बजाय होशपूर्वक प्रतिसाद, कॉन्शियस रिस्पॉन्स देता है, तो वो अपने परिवार के भावनात्मक इतिहास को बदल रहा होता है। हर बार जब चिल्लाने की इच्छा होने पर भी शांत रहा जाता है। हाँ, हर बार जब आंकने के बजाय सुनने की कोशिश की जाती है, तो शायद पीढ़ियों से चले आ रहे दर्द के चक्र को तोड़ने में मदद मिलती है। कभी कभी रिश्ते में बड़ी दरारें आ जाती हैं, बहसें बढ़ जाती हैं, संवाद बंद हो जाता है या गहरा अलगाव महसूस होता है। लेकिन पेरी आश्वासन देती हैं कि रिश्ते को सुधारने में कभी देर नहीं होती। ये अच्छी बात है। चाहे बच्चा 3 साल का हो, 13 का या 30 का, मरम्मत हमेशा संभव है। शुरुआत चोट को स्वीकार करने से हो सकती है। मुझे एहसास है कि मैं हमेशा वैसा माता पिता नहीं बन पाया जिसकी तुम्हें जरूरत थी। मैं अब सुनने और समझने की कोशिश करना चाहता हूँ। वाह! ईमानदारी और विनम्रता सालों की दूरी से बंद हुए दरवाजे भी खोल सकती हैं। हाँ, एक सच्ची माफी सिर्फ शब्द नहीं होती, वो कहती है, मैंने तुम्हें देखा, तुम्हारी भावनाएं मायने रखती थीं, मुझे तुम्हारी परवाह है। और अंत में एक बहुत जरूरी बात, सेल्फ केयर, यानी अपना ध्यान रखना। हाँ, ये अक्सर नजरअंदाज हो जाता है। बिल्कुल। एक थका हुआ, भावनात्मक रूप से खाली माता पिता शांति या सहानुभूति नहीं दे सकता। अपना ध्यान रखना स्वार्थ नहीं है, ये बच्चों की देखभाल करने का ही एक जरूरी हिस्सा है। माता पिता की अपनी भावनात्मक ऊर्जा घर का माहौल तय करती है। जब वे आराम करते हैं, अपने शौक पूरे करते हैं और अपनी दोस्ती निभाते हैं, तो बच्चे भी सीखते हैं कि वयस्क जीवन सिर्फ थकाऊ जिम्मेदारियों का नाम नहीं, बल्कि उसमें आनंद भी संभव है। तो छोटी छोटी चीजें भी मायने रखती हैं। हाँ, रोजमर्रा की छोटी स्वदेखभाल की आदतें, जैसे सोने से पहले 10 मिनट की शांति या फोन के बिना थोड़ी देर टहलना, भावनात्मक स्थिरता बनाए रखने में मदद कर सकती हैं। तो ज्ञानोदय पॉडकास्ट की इस लंबी और गहरी चर्चा का सार क्या निकलता है? अगर हम सब कुछ समेटना चाहें, कुछ मुख्य बातें जो बार बार सामने आईं।
परफेक्शन से ज्यादा जुड़ाव पर ध्यान दें। हाँ, गलती होने पर मरम्मत करना पूर्णता से ज्यादा शक्तिशाली है। बिल्कुल भावनाएं दुश्मन नहीं बल्कि महत्वपूर्ण संदेशवाहक हैं। सही। पेरेंटिंग बाहरी नहीं बल्कि एक अंदरूनी काम भी है, बिल्कुल आत्मचिंतन का। आईने वाली बात। हाँ, सीमा और सहानुभूति दुश्मन नहीं साथी हैं। जी, खेल और खुशी रिश्ते को मजबूत करते हैं। बहुत जरूरी। जागरूकता पीढ़ीगत भावनात्मक पैटर्न को तोड़ सकती है हाँ, और रिश्ते को सुधारने में कभी देर नहीं होती। बिल्कुल सही कहा। किताब का अंतिम संदेश शायद सबसे मार्मिक है। सबसे महत्वपूर्ण यह नहीं है कि कोई कितना परफेक्ट माता पिता था, बल्कि यह कि वो कितना उपस्थित था भावनात्मक रूप से। फिलिपा पेरी नियमों की कोई सूची नहीं देती। वो एक आईना प्रस्तुत करती हैं जो किसी के अतीत, उसके व्यवहार के पैटर्न और भविष्य को बदलने की उसकी अपनी शक्ति को दिखाता है। ये पेरेंटिंग बच्चे के व्यवहार को नियंत्रित करने के बारे में उतनी नहीं है जितनी अपनी भावनाओं को समझने के बारे में है, ताकि प्रतिक्रिया रिएक्ट करने के बजाय प्रतिसाद रिस्पॉन्ड दिया जा सके। ये बच्चों के साथ जीवन भर चलने वाला प्यार भरा भरोसेमंद रिश्ता बनाने के बारे में है। तो ये थी फिलिपा पेरी की किताब द बुक यू विश योर पेरेंट्स हैड रेड पर ज्ञानोदय पॉडकास्ट की हमारी चर्चा। उम्मीद है इसमें कुछ ऐसी बातें मिली होंगी जो सोचने और शायद अमल करने लायक हो। हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है। ये किताब वाकई पेरेंटिंग को एक अलग नजरिए से देखने का मौका देती है, एक ऐसा नजरिया जो बाहर से नहीं अंदर से शुरू होता है। जाते जाते एक विचार सबके लिए, किसी की पेरेंटिंग का कौन सा पहलू उसके अपने बचपन का सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब लगता है और उस पैटर्न को होशपूर्वक बदलने के लिए कौन सा एक छोटा कदम उठाया जा सकता है। बहुत अच्छा सवाल है सोचने के लिए। अगर आपको ये ज्ञानोदय पॉडकास्ट प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ, और कमेंट में बताइए कि इस चर्चा का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा छू गया या सोचने पर मजबूर कर गया। हमें आपके विचार जानने में दिलचस्पी है। और हमें यह भी बताइए कि आप अगली बार किस किताब या किस विषय पर ऐसी ही गहरी पड़ताल सुनना चाहेंगे। सुनने के लिए धन्यवाद।